हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड, आज हम क्लास नाइन्थ का हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मीनिंग क्लियर कर दूं। जो रिवॉल्यूशन है, when people gathered on one place and they have same motive to achieve any political or social change, that is called revolution। जहाँ पे लोग एक जगह इकट्ठा होकर अपनी किसी डिमांड के लिए प्रोटेस्ट करते हैं और वो डिमांड्स जो है सोसाइटी में कोई चेंज लेके आती हैं। रिवॉल्यूशन वर्ड से ही रिवॉल्यूशनरीज बना है, जैसे कि आपने भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि इंडियन रिवॉल्यूशनरीज थे और उन्होंने सोसाइटी में चेंज लाने के लिए रिवॉल्यूशन किया था। तो रिवॉल्यूशन जब सोसाइटी में कोई चेंज लाने के लिए एक मोटिव को लेके प्रोटेस्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसने कि वहाँ पे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से बदल दिया था। और इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने मॉडर्न वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये जो टाइम था, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14th जुलाई 1789, ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 14 जुलाई 1789। तो फ्रांस के जो लोग हैं वो बढ़ रहे थे टाउन हॉल की तरफ। मतलब फ्रांस के लमसम 7,000 मैन और वुमेन थे, वो टाउन हॉल के सामने इकट्ठे होते हैं और वो एक मोटिव को लेकर प्रोटेस्ट करने के लिए जाते हैं। ये प्रोटेस्ट किसके खिलाफ करते हैं? वो वहाँ के जो किंग है उसके लिए। मतलब वहाँ फ्रांस में उस समय जो था मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम में किंग जो होता है उसी के ऑर्डर जो है वही लॉज माने जाते हैं। तो वहाँ के डिससेटिस्फेक्शन जो लोगों में था किंग के लिए, तो वो प्रोटेस्ट करने के लिए टाउन हॉल के सामने गैदर्ड होते हैं और वो लोग मार्च करते हैं बास्तिल की तरफ। बास्तिल की अगर बात की जाए तो बास्तिल क्या था? फोर्ट था। बास्तिल जो है राजा का फोर्ट था, जहाँ पे किंग जो है वो अपने प्रिजनर्स को और अपने वेपन्स को भी वहीं पे रखता था। प्रिजनर्स जो कैदी होते हैं उनको उस फोर्ट में रखा जाता था और राजा के सारे वेपन्स भी वहीं होते थे। तो लोगों ने क्या करा, बास्तिल की तरफ गए और वहां से सारे प्रिजनर्स को फ्री कर दिया और सारे वेपन्स भी ले लिए वहां पे। मतलब वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि वो लोग डिमांड कर रहे थे कि जो ब्रेड की जो हाई प्राइसेस थी, मतलब ब्रेड जो था वो स्टेपल डाइट थी फ्रांस के लोगों की, तो उसकी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। पीपल कांट अफोर्ड दैट। तो इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में प्रोटेस्ट करना जो था वो बनता ही था उनका। तो पहले हम फ्लैशबैक में जाके इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि ऐसे क्या रीज़न्स थे जिनकी वजह से ये रिवॉल्यूशन हुआ था। क्योंकि किसी सडन कॉज़ की वजह से तो इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हो नहीं सकता। तो ऑब्वियसली इसके पीछे कई सारे रीज़न्स थे। कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स भी थे, सोशल रीज़न्स भी थे, इकोनॉमिकल। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रीज़न्स जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो देखिए, ये बात है 1774 की, जब फ्रांस में लुई 16 जो है, जो राजा है लुई 16, वो फ्रांस की गद्दी पे बैठा। और लुई 16 जब फ्रांस की गद्दी पे बैठा तब उसकी एज जो है वो 20 इयर्स की थी। मतलब बहुत ही कम एज में वो फ्रांस की गद्दी पे बैठा और उसने जो मैरिज की वो थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनते से उसने मैरिज की। तो जब वो थ्रोन पे बैठा तो उसने पाया कि उसका जो ट्रेजर है वो बिल्कुल एम्प्टी हो चुका है। राजा का खजाना जो है उस समय बिल्कुल खाली था।
क्योंकि उससे पहले लुइस 15, लुइस 14 ये सारे भी राजा थे। तो ऐसे क्या रीज़न्स थे कि राजा का जो ट्रेज़र है बिल्कुल एम्प्टी हो चुका था 1774 तक। तो पहले वो रीज़न्स देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न इसमें से आपका एक क्वेश्चन भी बनता है कि लुइस 16 के थ्रोन पे बैठते ही उसे किन इकोनॉमिकल चेंजेस का सामना करना पड़ा। तो सबसे फर्स्ट रीज़न अगर हम देखते हैं तो वो था वॉर। देखो, फ्रांस उस समय कई सारी वॉर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था। तो इन सारे वॉर्स में कई सारा एक्सपेंडिचर होता था जिसको कि फ्रांस को करना पड़ता था। तो इन वॉर्स की वजह से उसकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वीक होती जा रही थी, क्योंकि कई सालों से ये चलता आ रहा था दूसरी कंट्रीज़ के साथ। तो सबसे पहला रीज़न तो हम वॉर को ले सकते हैं। सेकंड रीज़न अगर हम बात करें तो वो था पैलेस ऑफ वर्साइल। पैलेस ऑफ वर्साइल जो था वो राजा का महल था। तो राजा को इस महल को, इस पैलेस को अप टू डेट रखने के लिए काफ़ी खर्च करना पड़ता था, क्योंकि फ्रांस भी एक सुपर नेचुरल पावर बनना चाहता था और उसके लिए उसे अपनी डिग्निटी को बनाए रखना था। तो उसके लिए राजा का महल जो थे उस पे काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर करना पड़ता था। तो ये रीज़न था एक जो कि एक्स्ट्रावेगेंस में आता था। थर्ड रीज़न जो हम लें, अमेरिकन कॉलोनीज़। अमेरिकन कॉलोनीज़ किस कौन सी थी? सबसे पहले तो मैं कॉलोनीज़ का मीनिंग आपको क्लियर कर दूं। कॉलोनीज़ जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपना स्लेव बना लेती है तो वो उसकी कॉलोनी हो जाती है। जैसे कि इंडिया जो था वो कई सालों तक कॉलोनी बनी रही ब्रिटेन की। तो इसी तरह से अमेरिकन कॉलोनीज जो थी, जो कि ब्रिटेन के अंडर में थी, तो क्या किया था फ्रांस ने इनका साथ दिया था इनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। मतलब अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फ्रांस ने इनका साथ दिया था, जिसके लिए उसको वॉर करने पड़े और इसमें भी काफ़ी सारा पैसा उसको खर्च करना पड़ा, है ना। नेक्स्ट रीज़न अगर हम देखें तो वो लग्ज़रियस लाइफ रह सकते हो, कि जो भी किंग थे उनकी लाइफ जो थी वो लग्ज़रियस थी और जिसके पीछे वो एक्स्ट्रावेजेंस करते थे। और भी कई अदर रीज़न है जिसमें अदर रीज़न्स में जो एम्प्लॉयज़ होते थे उनकी सैलरी वगैरह जो कि गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था, वो सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है चलती आ रही थी लॉन्ग टाइम से। तो लुइस के गद्दी पे बैठते ही उसे कई इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तो इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए उसने क्या करा? पहले तो मैं आपको बता दूं ये फ्रेंच सोसाइटी के बारे में, क्योंकि अगर फ्रेंच सोसाइटी अगर समझ में नहीं आएगी आपको तो फिर आप देखिए, फ्रेंच सोसाइटी जो है 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। कितने स्टेट्स में डिवाइडेड थी? इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट। फर्स्ट ई स्टेट्स में जो थे वो क्लर्जी आते थे, मींस चर्च जो है, चर्च के जो भी पादरी है, फादर है, वो फर्स्ट ई स्टेट मतलब क्लर्जी थे। सेकंड ई स्टेट्स जो कि नोबिलिटी, नोबल में जो किंग के जो मिनिस्टर्स होते थे, किंग के जो भी मिनिस्टर्स होते थे वो सेकंड ई स्टेट्स में आते थे। ठीक है, क्लियर और टू ऑल। फर्स्ट में आते थे चर्च के फादर वगैरह जो जिनको हम क्लर्जी कहते हैं, और सेकंड में आते थे नोबल पीपल जिनको जो कि किंग के मिनिस्टर और उसके ऑफिसर्स वगैरह होते थे। अब ये जो था थर्ड स्टेट, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, क्योंकि ये थर्ड स्टेट जो है बिलोंग करता था मिडिल क्लास पीपल को। मिडिल क्लास पीपल मीन्स जिसमें कि बिग बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाते थे। पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल आर्टिसन जिनके पास अपनी लैंड होती थी, जिनके पास नहीं होती थी, वो सारे के सारे 3 स्टेट से बिलोंग करते थे। अब इशू ये था कि जो टैक्स जो था, सबसे बड़ा इशू ये था, टैक्स जो था इन दोनों स्टेट, ये जो है पॉपुलेशन का 10% था और ये थर्ड स्टेट पॉपुलेशन का 90% था। और टैक्स जो था इस 90% पॉपुलेशन से लिया जाता था। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो
किंग से लिए जाते हैं, स्टेट जो लेती है वो इस थर्ड स्टेट को पे करना पड़ता था। ये जो था इनको प्रिविलेजेस दिए गए थे, कई सारी दोनों स्टेट को प्रिविलेजेस दिए गए थे जो इंजॉय करते थे ये। कई सारी फैसिलिटीज दी गई थी जिनमें इनको टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ता था। उसके अलावा कुछ और भी टैक्स थे जो थर्ड ई स्टेट को देने पड़ते थे इन दोनों स्टेट। मतलब एक टैक्स मैं आपको बता दूं, एक टैक्स जो था, एक टैक्स जो था वो था टाइट्स। ये टाइट्स जो टैक्स है ये पीजेंट से लिया जाता था, और कौन लेता था? चर्च लेता था। तो ये चर्च को दिया जाने वाला एक टाइप का टैक्स था। ये क्वेश्चन भी बन जाता है आपके, व्हाट इज टाइट्स। तो ये टाइट्स जो है एक टाइप का टैक्स जो कि पीजेंट से लिया जाता था उनके कल्टीवेशन के ऊपर, और ये किसको दिया जाता था? चर्च को दिया जाता था। ठीक है। एक और डायरेक्ट टैक्स था जो कि कंजप्शन पे लिया जाता था, जिसको कहते थे टेल या टाइल। ये टाइल क्या था? जो कि कंजप्शन सॉल्ट है, जो डेली यूज की चीजें हैं, सॉल्ट है या फिर तंबाकू है, तो इनके ऊपर जो टैक्स लिया जाता था दैट इज कॉल्ड टाइल। तो टू टाइप के टैक्सेस मैंने बता दिया आपको, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये दोनों जो है वो एक प्रकार के टैक्सेस हैं जो थर्ड ई स्टेट्स को देने पड़ते थे। तो फ्रेंड्स, अभी हम अपने अभी तो है अभी इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट आपसे डिस्कस करूंगी। तो आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।